नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री इस समय इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच कई क्षेत्रों को लेकर के समझौते हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है हथियार का समझौता, और इंडोनेशिया भारत के ब्रह्मोस मिसाइल और अस्त्र मिसाइल को लेने के लिए तैयार हो गया है। साथियों, इंडोनेशिया तीसरा देश बन गया है जो भारत के ब्रह्मोस को लेने के लिए राजी हुआ है। इस प्रकार के समझौते हुए हैं। अब ऐसे में साथियों, भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत हथियार निर्यातक के तौर पर अब उभरता हुआ देश है, और ऐसे में इसकी छवि है कहीं न कहीं मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जिन 20 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं उनसे दोनों देशों को किस प्रकार से फायदे होंगे। साथ ही जो क्वाड है साथियों, इंडो पैसिफिक एरिया में जिस प्रकार से एक संगठन बना था जो काफ़ी हद तक कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या अब ये इंडोनेशिया और भारत मिल करके जो इस प्रकार के इंडो पैसिफिक वाला एरिया है वहाँ पर अपनी सुरक्षा मजबूत कर सकेंगे, समुद्री सुरक्षा की निगरानी कर सकेंगे, और चीन का जो बढ़ता हुआ दबदबा है उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर सकेंगे। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही इंडोनेशिया भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसकी भी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, आपको मैं पहले जिस देश के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसको मैप में समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप किसी भी जियोपॉलिटिक घटना के बारे में जब आप मैप में समझते हैं तो काफ़ी आसानी तरीके से समझने में आसानी होती है। देखिए, ये पूरे एशिया का मैप है। आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है। भारत के दक्षिण पूर्व की ओर जब आप जाएंगे तो आपको छोटे छोटे द्वीप दिखाई देते हैं जिसे इंडोनेशिया कहते हैं। इंडोनेशिया साथियों 1700 से ज़्यादा द्वीपों का एक समूह है और उसकी राजधानी जकार्ता है। यहाँ पर लगभग बात करें तो 28 करोड़ से ज़्यादा की आबादी रहती है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। इसमें कई छोटे बड़े बड़े द्वीप हैं, जैसे जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो, जिसके अलावा सुलवेसी और पापुआ। जो जावा द्वीप है, जकार्ता जो राजधानी है वो जावा द्वीप पर स्थित है। साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ हिंदू और ईसाई और बौद्ध और अन्य धर्म के लोग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं या फिर रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री इस यात्रा पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया गया है। आप देख सकते हैं जिसमें तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि प्रधानमंत्री के विमान को स्कर्टिंग किया गया है। साथ ही स्कर्टिंग वो होती है जिस प्रकार से जमीन स्तर पर जब काफिला जाता है तो उसमें मेजबान देश का भी काफिला होता है, ऐसे में सुरक्षा दी जाती है, एक प्रकार का सम्मान होता है। तो विमान में भी स्कर्टिंग की जाती है, और जो फाइटर जेट्स होते हैं, विमान होते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के विमान के चारों तरफ मतलब चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से उनको परस्पर तरीके से आप देख सकते तस्वीरों में चलते हैं, तो एक प्रकार का सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचते हैं, भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करते हैं, बच्चों से मुलाकात करते हैं, साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है। इसके अलावा जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनसे प्रधानमंत्री मिलते हैं और गले भी मिलते हैं। इस प्रकार तस्वीरें निकल के आ रही हैं, मतलब काफ़ी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाता है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी की ये इंडोनेशिया की तीसरी यात्रा है, और उनका जो पहली बार यात्रा हुआ 2018 में हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 2023 में जकार्ता में जो 20वीं आसियान समिट था उसमें भाग लेने के लिए आए थे। जैसे वहां पर मुलाकात होती है तो उसके बाद वहां के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को बितांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, ये नाम का अवार्ड है, बितांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, ये मेडल ऑफ ऑनर सम्मानित किया जाता है, जो इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान प्रबोवो सुबियांतो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। साथियों, इस प्रकार के जो पुरस्कार मिलने से प्रधानमंत्री मोदी को 35 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुका है। अब साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हिंदू धर्म सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन जो भारत की संस्कृति है वो इंडोनेशिया की संस्कृति से काफ़ी मिलती जुलती है। यानी कि इंडोनेशिया और भारत की संस्कृति काफ़ी मिलती जुलती है, और उसका जो संबंध है वो काफ़ी पुराना रहा है। इसके बारे में हम बात करें, कुछ बिंदुओं को चर्चा करें जिससे प्रतीत होता है कि दोनों की संस्कृति किस प्रकार से मिलती है। तो जैसे इंडोनेशिया की जो नौसेना है उसका जो आधिकारिक वाक्य है जनेसेव जयामहे, जो संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा साथियों भारत की प्राचीन वैदिक भाषा रही है, यानी कि वेदों की भाषा रही है और काफ़ी प्राचीन भाषा रही है। इसके अलावा इंडोनेशिया के 20,000 रुपये के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छप चुकी है, जिससे ये प्रतीत होता है कि हिंदू धर्म को कितना ज़्यादा वहाँ महत्व दिया जाता है, और जो गणेश भगवान हैं वो हिंदू धर्म के देवता हैं, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा 1950 में सबसे पहले जब भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णी आए हुए थे, और वो सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता थे। तो इस प्रकार से संबंध काफ़ी पुराने रहे हैं। इसके अलावा अर्जुन और कृष्ण भगवान के रथ की 85 फीट ऊंची जो है
प्रतिमा लगी हुई है जो जकार्ता में है, जो प्रसिद्ध स्मारक में से गिनी जाती है। इसके अलावा मुस्लिम धर्म होने के बावजूद भी वहाँ पर आज भी रामायण का मंचन किया जाता है, जिसमें राम भगवान सीता इस प्रकार के तस्वीरें या फिर मंचन किया जाता है। तो इसको देखने के लिए लोग हज़ारों पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इंडोनेशिया की जो राष्ट्रीय एयरलाइंस है गरुड़ इंडोनेशिया के नाम से है। जो गरुड़ है आप सभी जानते हैं भगवान विष्णु का एक मतलब वाहन माना जाता है। तो इस प्रकार से कई ऐसे घटना है, कई ऐसे प्रकार के कदम हैं जो वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिससे संस्कृति जो है दोनों देशों की काफ़ी मिलती जुलती है। अब इसके पीछे क्या कहानी है संस्कृति मिलने की या फिर जो संबंध है वो काफ़ी गहरा होने की, तो देखिए क्या है कि यहाँ के जो व्यापारी भारत के थे, मसालों का व्यापार करते थे और समुद्री रास्ते से मसालों के व्यापार के इंडोनेशिया पहुँचे। उसके बाद वहाँ पर देख करके वो जम गए और रहने लगे। और राजाओं के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म बौद्ध धर्म को अपनाने वाले राजा वहाँ पर गए थे। बात करें तो भारत से कभी कोई शासक नहीं गया था, अधिकतर व्यापारी लोग गए हुए थे और वहाँ जाकर बसने लगे थे। ऐसे में बात करें तो श्रीविजय साम्राज्य वहाँ पर था, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। जो श्रीविजय साम्राज्य था उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, जिसके संरक्षण में बौद्ध धर्म काफ़ी फला फूला और वहाँ पर बौद्ध धर्म देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मजापहाती साम्राज्य था जो 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच रहा है। तो इसमें क्या है कि हिंदू परंपरा को उसने बढ़ावा दिया था। तो मतलब कोई शासक यहाँ का जाकर के वहाँ पर शासन नहीं किया था, बल्कि यहाँ से लोग जो जाते थे तो उनको काफ़ी तवज्जो मिलती थी। जैसे हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलता था, बौद्ध धर्म को मिलता था। तो इस प्रकार से वहाँ पर इन द्वीप समूहों में भारतीय जो शासन व्यवस्था है को पूरे द्वीप समूह में फैलाया था। तो इस प्रकार से संबंध काफ़ी पुराना प्रतीत होता है। अब साथियों इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की 20 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, उनके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण समझौता है वो है ब्रह्मोस मिसाइल का। काफ़ी लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था। ऐसे खबर निकल कर आ रही थी कि 2018 से इंडोनेशिया और भारत के बीच जब प्रधानमंत्री पहली यात्रा पर गए थे तब भी उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल की डील पर बात हुई थी, लेकिन उसको अंतिम रूप नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार इसको अंतिम रूप दिया गया है। साथियों ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको बता दूं थोड़ी सी जानकारी। देखिए भारत का एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल यानी कि जो टारगेट एक बार सेट करके दे दिया जाता है तो उसको पीछा करके मारता है, मतलब ढूंढ करके मारता है। भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम से बनाया जा रहा है, भारत के DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। और इसमें 1998 में इसके साथ समझौता हुआ था और 2007 से भारत में पहली बार ये मिसाइल मिली थी। तो इस प्रकार से बातें हो रही हैं और इसको लेकर के समझौता हुआ है। अभी किस प्रकार के मिसाइल दिए जाएंगे उसकी जानकारी निकल कर नहीं आ रही है। इसके अलावा खनिज और इस्पात समझौते हुए हैं, जिससे दोनों देशों का व्यापार बढ़ेगा। इसके अलावा समुद्री सहयोग, इस प्रकार से उनकी जियो स्थिति है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेयर अर्थ मिनरल सहयोग बढ़ेगी, खनिज पदार्थों की उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर होती है। इसके अलावा अस्त्र मिसाइल का सहयोग है। साथियों अस्त्र मिसाइल इस प्रकार से आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल है जो हवा से हवा मार करने के लिए बनाया जाता है। और ये इतने मतलब जब आंखों के सामने होते हुए भी इतने नज़दीकी हो जाती है, फिर इतना दूर होता है कि आंख के सामने होते भी नहीं देख पाते हैं, तो वहाँ पर हमले करने के लिए मतलब आंख के नीचे हमले करने के लिए, आंख के नीचे मतलब हमले करने के लिए विकसित किया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी जो दूरी है मतलब जो लंबाई है 3 से 8 मीटर की होती है, लगभग 155 किलोमीटर का वजन होता है और ध्वनि की 4.5 गुना तेज ध्वनि से रफ्तार से मतलब गति करती है। तो इस प्रकार से आँख से दिखाई देने की सीमा से दूर भी रहते हुए ये विमानों को मार गिराता है। तो इस प्रकार से इसको लेने के लिए इंडोनेशिया और भारत के बीच समझौता हुआ है। इसके अलावा साथियों प्रम्बानान मंदिर है जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी उसकी दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। इस मंदिर के बारे में बात करें साथियों तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है, जावा द्वीप पर स्थित है और दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसरों में से एक है। इसके बारे में ये 1991 से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है और लगभग 850 ईस्वी पूर्व में इसको बनाया गया था। साथियों बात करें तो इसके जो संजय राजवंश के शासक थे राकाई पिंगतन ने इसको शुरू करवाया था और बाद में कई शासकों द्वारा इसको विस्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे परिसर में कुल 240 मंदिर हैं, इनमें से 8 प्रमुख मंदिर हैं। सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, लगभग 154 फीट है। इस प्रकार से यहाँ पर रामायण से जुड़े हुए वजह हैं। इसके अलावा आज भी यहाँ पर रामायण बैल का मंचन किया जाता है। भगवान शिव की त्रिशूल की मूर्ति है। इसके अलावा भगवान विष्णु मतलब सभी भगवान हिंदू मंदिरों की यहाँ पर पूजा की जाती है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा कृषि समझौता हुआ है। कृषि को खेत को लेकर के भारत को मतलब कि गेहूँ देगा, गेहूँ के बीज उत्पाद प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा चिकित्सा उत्पादों पर समझौता हुआ है और इसके अलावा आपदा प्रबंधन, दूरसंचार सहयोग, IIM बेंगलुरु का कैंपस जो है इंडोनेशिया में खुलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह साथियों कि चुनाव आयोग समझौता हुआ है, यानी कि भारत अपने EVM बनाने में मतलब इंडोनेशिया के EVM बनाने में मदद करेगा। चुनाव जानकारी साझा करें, चुनाव तकनीकी साझा करेंगे और EVM बनाने में मदद करेगा। तो इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं जिससे दोनों देशों को काफ़ी हद तक फायदा हो सकता है। इसके अलावा साथियों भारत के लिए जरूरी क्या है, सबसे बड़ी बात यह है इसकी जियो स्थिति को आप देखेंगे, ये अपना पूरा देख पा रहे हैं इसको।
ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया है, ये इंडोनेशिया है। साथियों इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ से मतलब ये जो पूरा देख पा रहे हैं मलक्का स्ट्रेट है, जिस प्रकार से चौक पॉइंट है उनमें से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और चीन का जो 80% व्यापार है तेल का, क्योंकि चीन मिडिल ईस्ट से तेल खरीदता है, इसके अलावा जहाँ से मतलब इससे व्यापार करता है तो 80% ज़्यादा तेल यहाँ से आयात का रास्ता गुजरता है। भारत भी यदि यहाँ से व्यापार करता है, जापान से, दक्षिण कोरिया से, चाइना से, इसके अलावा वियतनाम, इस यहाँ के देशों से, तो इसी रास्ते से होकर के भारत तक व्यापार आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है साथियों कि यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट, ये काफ़ी नज़दीक है, मतलब लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसलिए कहीं ना कहीं यदि इस प्रकार के समझौते होते हैं, और सबांग द्वीप पर पहले भी भारत इन्वेस्टमेंट कर चुका है और वहाँ पर समझौते हो चुके हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए भारत के साथ समझौते हो चुके हैं। तो ऐसे में जो मलक्का स्ट्रेट पर निगरानी रखने की बात आती है तो कहीं ना कहीं भारत यहाँ से रख सकता है। इसके अलावा ग्रेट निकोबार में भारत अभी भी मतलब एक पोर्ट बनाने के बारे में विचार कर रहा है, हालांकि उसको विरोध हो रहा है, लेकिन उसको लेकर के बातें की जा रही है। तो मलक्का स्ट्रेट पर रणनीति भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडोनेशिया भारत के लिए। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी के लिए, जिस प्रकार से चीन चाहे हम्बनटोटा हो श्रीलंका में, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में, इसके अलावा जिबूती में भी यहाँ पर, इसके अलावा म्यांमार में, तो मतलब इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने बंदरगाह विकसित कर रहा है, तो उसको ना कहीं काउंटर करने के लिए हो सकता है। इसके अलावा भारत के लिए जो ऊर्जा सुरक्षा है वो एक बड़ा साथी बन सकता है इस प्रकार से, क्योंकि पाम ऑयल है, कोयला है, इसके निर्यातक में, निकिल के उत्पादक में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा ईवी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, जिससे निकिल जो भंडार से मिला है कि जो निकिल तत्व है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनती है, तो अहम कच्चा माल के तौर पर है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर के भी जो बैटरी इंडस्ट्री को फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंद प्रशांत में रक्षा साझेदारी है, जो क्वाड की बातें हम कर रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया है। साथियों इंडोनेशिया की स्थिति यहाँ पर है, कुछ इस प्रकार से स्थिति है, जो पैसिफिक है, ये मतलब कि प्रशांत महासागर और इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, दोनों देशों की सुरक्षा को लेकर के इंडोनेशिया जो एरिया है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखिए अभी तक क्वाड जैसा संगठन बनाया गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया थे, लेकिन क्वाड लगातार अब सुस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के लिए सबसे मजबूत है, क्योंकि भारत अभी पाकिस्तान जो चाइना है, इस प्रकार से दक्षिण चीन सागर को लेकर, तिब्बत को लेकर के आए दिन यहाँ पर बातें करता रहता है कि वो कब्जा मतलब अपना अधिकार बताता है, यहाँ पर सैन्य गतिविधियाँ करता है। अभी भी खबर निकल कर आई थी कि इंडो पैसिफिक में चाइना ने एक पनडुब्बी का मतलब कि परमाणु ऊर्जा चलने वाली पनडुब्बी से मिसाइल का परीक्षण किया है, जिससे कहीं ना कहीं संकेत देता रहता है और इन देशों के लिए चुनौती बना रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने का काम कर सकता है। यदि इस प्रकार से भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौते होते हैं तो ये अंडमान निकोबार है और ये भारत है, इसके अलावा जो सबंग द्वीप है, सबंग जो पोर्ट है, तो यहाँ से पूरे इंडियन ओशन पर निगरानी रख सकती है। और इसके अलावा भारत के साथ समझौते करके और इस प्रकार से हथियारों की डील करके इंडोनेशिया भी कहीं ना कहीं पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में इस प्रकार के मतलब की सुरक्षा रख सकता है और चीन की निगरानी रख सकता है। तो काफ़ी हद तक चाइना काउंटर करने में मिलेगी। इसके अलावा साथियों जो पूरा एरिया है, जिस प्रकार से इस समय हाल ही में जो मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ, चोक पॉइंट को लेकर के जो तनाव बना रहा, चाहे वो हार्मुज स्ट्रेट हो, इसके अलावा जो बाब अल मंडेब की स्ट्रेट हो, तो कहीं ना कहीं जो मलक्का स्ट्रेट यहाँ से वो गुजरती है, इसके अलावा सुंडा स्ट्रेट है, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो इंडोनेशिया के एरिया में आते हैं। और इन केस कभी ऐसा होता है कि हम हाल ही हमने देखा था कि जो यहाँ पर आपने भी देखा होगा कि जो ये हार्मुज स्ट्रेट है, यहाँ पर अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा रखी थी। तो यदि चीन ऐसा कभी सोचता भी है तो इस प्रकार के समझौते होने से कहीं ना कहीं एक बार लगाने में, इस प्रकार ब्लॉकेड करने में सोचेगा, क्योंकि चीन काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता है। अमेरिका भी काफ़ी यहाँ तक डियो गार्सिया द्वीप है, इसको लेकर के इंडो जो पैसिफिक वाला एरिया है जहाँ पर क्वाड संगठन है, वो भी काफ़ी अमेरिका भी चिंतित रहता है, क्योंकि अमेरिका का भी व्यापार यहाँ से होता है। तो काफ़ी अहम मौके पर या फिर यूँ कहें कि अहम जगह पर इंडोनेशिया की स्थिति है, इसलिए भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो निश्चित तौर पर कहीं दोनों देशों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा और भी कोई समझौते होते हैं इससे लेकर के, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।